गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन में कल अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ा इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन का, क्यों उसको इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन बोलते हैं और इंटीग्रेशन में एक्चुअली किया क्या जाता है। तो कल अपन ने सीखा इंटीग्रेशन इज रिवर्स अप्रोच ऑफ डिफरेंशिएशन, इसलिए इसको इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। इंटीग्रेशन ऑल्सो कॉल्ड द प्रिमिटिव और सिंपली इंटीग्रल भी अपन इसको बोलते हैं। तो तीन तरीके के से नाम है। कहीं प्रिमिटिव लिखा हो तो आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। प्रिमिटिव के केस में भी इंटीग्रल फाइंड करेंगे। एंटी डेरिवेटिव बोला हो तो भी इंटीग्रेशन आपने करना है। और कल अपन ने स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बनाए थे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला को देख देख के अपन ने इंटीग्रेशन के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले कल लिखे थे। और अभी हम जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन पर बेस्ड हम क्वेश्चन कर रहे हैं। मतलब हमारी कोशिश ये है कि कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म तक कन्वर्ट हो जाए, और जैसे ही ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन हमको दिखने लगेगा अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। तो सबसे पहली बात जो आपको कल भी बोली थी कि हमको ये सीखना है कि हमको क्या नहीं करना, हम क्या नहीं कर सकते हैं, ये बात हमको सीखनी है। और इसके बाद अपन मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन पे डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिलहाल अपन ने जितना थ्योरी पढ़ा है या जो अपन ने कल फॉर्मूले पढ़े थे स्टैंडर्ड फॉर्मूले, आज अपन वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला पे कुछ और क्वेश्चन दे रहे हैं। कल भी हमने जाते जाते कुछ क्वेश्चन किए थे और आज भी अपन चलते चलते शुरू करते करते कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा है कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन sin raised to the power 6x plus cos raised to the power 6x and divided by sin square x into cos square x। ठीक है, तो जैसे ही ये क्वेश्चन आता है वैसे ही एक चीज आपको क्लिक होनी चाहिए, और वो क्लिक ये होना चाहिए कि आपको मैंने क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में ये रिजल्ट डायरेक्टली याद कराया है कि साइन पावर 6 प्लस कॉस पावर 6 ये 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स होता है। ये डायरेक्ट आपने रिजल्ट लर्न किया है, इसको आपको क्लिक होना चाहिए। ऐसे ही इसकी जगह पर यदि साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4 आता है तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है। यदि 6 आएगा तो ये 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। एक बारी आपने ये कन्वर्ट कर लिया तो अब इसके बाद जो क्वेश्चन है वो आपका इजी हो जाता है। सो देयरफॉर ये देखिए क्वेश्चन क्या हो गया, साइन पावर 6 प्लस कॉस पावर 6 की जगह पर हम 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे, होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है ही dx। अब अपन सेपरेट कर लेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये अपन ने क्वेश्चन कल सॉल्व कर लिया था dx, और माइनस जब इसके साथ आप इसको लोगे तो माइनस का 3 बचेगा ओनली, तो ये हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कल अपन कर चुके हैं। द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन अपन ने न्यूमरेटर को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख दिया था, फिर जब इससे डिवाइड किया था तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन, कल अपन ने इसका इंटीग्रेशन लिखा है tan x माइनस कॉट एक्स, इसका इंटीग्रेशन, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है तो ये माइनस 3x प्लस 3 खत्म। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने कहीं ना कहीं कोशिश ये करनी है कि ट्रिग्नोमेट्री के नियम लगाकर हम इन क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म तक कन्वर्ट कर लें, और एक बार ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए तो वी गेट अवर आंसर। तो एक बार मैं आंसर चेक कर लूँ, करेक्ट आंसर है, नोट कर लीजिए। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, नोट कर लीजिए, कोई डाउट होगा तो पूछिएगा आप। ठीक है, सो बेसिकली कोशिश क्या करनी है, कोशिश करनी है स्टैंडर्ड फॉर्म में, और जो पहले क्वेश्चन बना चुके हैं उनको भी प्रोसीजर को याद रखना है। जैसे ये क्वेश्चन जो है ये कल वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया, कल जो किया था वो याद होना चाहिए आपको, ऐसा नहीं है कल की चीज भूल जाए आज की बात पढ़ रहे हैं तो ये कल वाला रिजल्ट हमने डायरेक्टली यूज किया है। 1 अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट हमने
10 माइनस कॉट कल की हेल्प से लिख दिया, और बचा है माइनस का 3, वो तो इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा -3x+3। तो आपको ये सीखना है, कोशिश करनी है कि कहीं ना कहीं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो। ट्रिग्नोमेट्री भी बहुत ज्यादा हद तक यूज होती रहेगी, तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री भी आप सामने रखिए। फॉर्मूले जो आपको फॉर्मूला का बुकलेट बनवाया गया है, वो फॉर्मूला का बुकलेट आप साथ में रखें, सामने रखें, ताकि ये फॉर्मूले आप तुरंत तुरंत देख पाए। यदि याद नहीं है तो याद होने चाहिए वैसे तो अभी तक। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना आइडिया डेवलप होगा कि इसको अप्रोच कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos x minus cos 2x and whole divided by 1 plus cos x, and you have to integrate this 1 minus cos x, you have to integrate this। ये क्वेश्चन है। अब देखिए यहां पर कहीं ना कहीं अपन ने इसको सिंप्लीफाई करना है, और तब तक सिंप्लीफाई करना है जब तक ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो जाए। मैं आपको अभी एक ही चीज सिखा रहा हूँ, और केवल ये सिखा रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन आएगा इंटीग्रेशन में, उसको सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म तक पहुंचाना, सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म तक पहुंचाना। जितना कट फिट सिंप्लीफाई करने का मतलब है फॉर्मूले लगाइए, जो कट फिट सकता है उसको काटिए पीटिए, करने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म तक पहुंचाइए, पहुंचने के बाद अपन आंसर पे पहुंच जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या कर सकते हैं सर, इसमें हम cos 2x का फॉर्मूला डाल सकते हैं। तो जब आप यहाँ पर cos 2x का फॉर्मूला डालोगे तो ये ऊपर बन जाएगा cos x, और cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो ये cos 2x का हमने फॉर्मूला डाल दिया, और नीचे है 1 माइनस cos x। ठीक है सर, ये तो समझ गया हमको। अब बेटा न्यूमरेटर में से ले लो माइनस साइन कॉमन, तो ऊपर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है cos x में, 2 cos स्क्वायर x माइनस का cos x और माइनस का 1 और होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos x। और अब यदि आप यहाँ पर इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो इसके फैक्टर्स आ जाते हैं 2 cos x प्लस 1 और 1 माइनस cos x। देखो ये आता है, या cos x माइनस 1 आएगा, cos x माइनस 1। देखिए ओपन करिए, जैसे क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं ना वैसे सॉल्व करना है, इसके रूट भी आ जाएंगे। 2 cos स्क्वायर माइनस 2 cos, ठीक है। इसको फैक्टराइज करोगे तो ये फैक्टर्स आएंगे। आपको यदि ऐसे डायरेक्ट नहीं जमता है तो cos x को t मान लेना, cos x को t मान के क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर सकते हो। ये इसके फैक्टर्स आएंगे। और अब मैंने क्या किया है, ये वाला जो माइनस है वो इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये नीचे बन जाएगा cos x माइनस 1। तो देखो ये चीज कट गई, ये प्रॉब्लम कर रही थी, अब तो आ गया, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। सर ये तो 2 cos x प्लस 1 हो गया, इसका इंटीग्रेशन तो हम लिख सकते हैं, cos का इंटीग्रेशन होता है sin x और 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस t। तो इट इज 2 sin x प्लस x प्लस t। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कोशिश क्या करनी है, कोशिश ये करनी है कि सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन तो हमने सबसे लास्ट स्टेप में, देखिए क्वेश्चन भले ही इंटीग्रेशन का था, लेकिन हमने यहाँ इंटीग्रेशन नहीं किया, यहाँ नहीं किया, यहाँ नहीं किया, यहाँ नहीं, यहाँ तक तो मैं मैथमेटिक्स ही लगाया हूँ, ट्रिग्नोमेट्री ही लगाया हूँ, सिंप्लीफाई किया हूँ। पूरा सिंप्लीफाई होने के बाद मैंने देखा अरे तो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, अब इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं, तो इंटीग्रेट कर दिया। तो आपको फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप इंटीग्रेशन नहीं करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है। जितना कट पिट सके काटिए पीटिए, जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं पहुंच जाए। एक बार ही स्टैंडर्ड फॉर्म मिला तब तो आप आसानी से आंसर लिख सकते हैं। तो टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। मैं आपको सारे एस्पेक्ट पे धीरे धीरे, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन, क्योंकि ये एकदम फर्स्ट टाइम है तो एकदम से आइडिया डेवलप नहीं होगा, लेकिन 1 2 3 दिन जब हम ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे से आपको ये समझ में आ जाएगा, अच्छा ये करना था, ठीक है। तो आप केवल मेरी बात अब ये सुनते जाइए कि हमको, अभी मैंने इंटीग्रेशन में कुछ नहीं सीखा, मैंने इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन की हेल्प से कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले लिखे, और अब मैं पहली बात आपसे ये कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन आएगा आपने उसको सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म तक पहुंचाना है,
ठीक है, जो फॉर्मूले हमने लिखे हैं वो फॉर्मूला तक पहुंचना चाहिए। एक बार ही वो फॉर्मूला तक हम आ गए तो फिर हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसका कर सकते हैं। तो चलते हैं हम पेज नंबर 2 पर, और आप अपना टेक्स्ट बुक उठाइए, उससे क्वेश्चन जरूर बनाइए यदि आपने इंटीग्रेशन का प्रैक्टिस अच्छा करना है। ठीक है, वैसे भी मैंने कल क्वेश्चन आपको कुछ दिए थे, 10 क्वेश्चन दिए थे इंटीग्रेशन के, आप उन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करके जाइए। एक एपीपीएस आएगा वेडनेसडे को, उसको आप सॉल्व करिएगा, और साथ में डेली असाइनमेंट के कुछ सिंपल क्वेश्चन आपको शुरुआती में मैं अभी देते जाऊंगा। और इंटीग्रेशन का क्लास बस मिस मत करिए, डेली करना है क्लास आपने। क्योंकि जिस दिन आप मिस करोगे शायद उसी दिन कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस हो जाए। वैसे तो ये सारी बातें ही इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है वो चीजें अपन को यहाँ पर स्टार्टिंग में सीखनी पड़ती हैं। स्टार्टिंग क्लास तो मस्ट है, करना ही चाहिए आपको। बच्चा इतना इतना लेट आता है। चलिए नेक्स्ट है हमारी जो बात, देखिए ध्यान से समझना बेटा। इवैल्यूएट, अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ओवर एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस 2 dx। अब एक बात आप बड़ा ध्यान से समझिएगा, आपने इसके लिए कोई फॉर्मूला अभी तक देखा नहीं, और हमने जितने फॉर्मूले लिखे हैं वो फॉर्मूले सामने रखो, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ये जो क्वेश्चन है वो उस फॉर्मूला तक पहुंच जाए। कुछ जो मैं बातें आपको बेसिक नियम बताते जाऊंगा, आप चाहो तो उनको साइड बाई साइड लिखते जाइए। ठीक है, अब यहाँ पर जो नियम है कभी भी याद रखिए, इंटीग्रेशन जब भी करना हो तो ये जो फ्रैक्शन लिखा है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये फ्रैक्शन प्रॉपर होना चाहिए। सर प्रॉपर का मतलब क्या होता है? प्रॉपर का मतलब ये होता है कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, ये बात बहुत नोटेबल है। कभी भी आपका फ्रैक्शन जो है वो फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन से मेरा मतलब है, प्रॉपर फ्रैक्शन से हमारा मतलब है कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। डिग्री का मतलब वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर। यहां पर आप देख रहे हो न्यूमरेटर का डिग्री 3 है, जबकि डिनोमिनेटर का डिग्री 1। न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा है, जबकि हम बोल रहे हैं कि न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो इसलिए ये जो फ्रैक्शन है ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो सबसे पहला, डायरेक्ट इंटीग्रेट करने नहीं बैठेंगे जब ये बात आई। दो चीजें हैं, देखिए 3 टाइप का सवाल आ सकता है। या तो न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के बराबर हो, या तो न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा हो। ये दोनों भी कंडीशन में फ्रैक्शन कहलाएगा इम्प्रॉपर। प्रॉपर केवल और केवल कहलाएगा तब व्हेन द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से कम होना चाहिए। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, बेस मजबूत होना चाहिए। बेस मजबूत होने का मतलब है डिनोमिनेटर ज्यादा बड़ा होना चाहिए। तो ऐसा भी नहीं होना कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के बराबर हो, ऐसा भी नहीं होना डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कमजोर हो। हमेशा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मजबूत होना चाहिए। जब मजबूत होगा तो ही इंटीग्रेशन होगा, अदरवाइज इंटीग्रेशन नहीं होगा। यहां पर आप देख रहे हो डिनोमिनेटर कमजोर है, न्यूमरेटर मजबूत है, तो पहले हम इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अभी ये जो फ्रैक्शन है ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये आपका इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर। तो पहले इसको प्रॉपर बनाएंगे। प्रॉपर का मतलब ये बनाएंगे, न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से कम करेंगे। सर ये कैसे बनाते हैं? उठा के डिवाइड कर दो, डिवीजन करना आप जानते हो। ठीक है, तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप इससे इसको डिवाइड कर सकते हो,
और यदि डिवाइड नहीं करना है तो फिर अपन इसमें एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है, दो तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। तो एक तरीका ये है कि सर इसमें हम 8 ऐड कर देते हैं, और बैलेंस करने के लिए भैया जो ऐड करेंगे वो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, बैलेंस होना चाहिए ना इक्वेशन। तो मैंने 8 ऐड, मैथमेटिकली मैं करेक्ट हूं, जो ऐड किया वो सब्ट्रैक्ट कर। सर 8 के 8 क्या नहीं सर, कुछ नहीं। ठीक है। अभी क्या करना है, अभी ये करना है कि सेपरेट कर दीजिए, x³ + 8 के साथ ये ले लीजिए। अब आपको बहुत हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी। और फिर -8 के साथ x+2 ले लीजिए। हाँ सर ये तो समझ गया। अब तो कुछ भी दम नहीं बची इस क्वेश्चन में, जो भी दम थी वो सारी हमने निकाल दी। ये देखो अब क्या है, यहाँ पर a³ + b³ का फॉर्मूला लगा दो। तो आप जानते हो a³ + b³ होता है एक ब्रैकेट में a + b, फिर होता है a² - ab + b², और डिवाइडेड बाई कितना लिखा हुआ है बेटा x+2, और ये क्या है dx। फिर यहाँ पर माइनस, इसको अपन लिख सकते हैं dx/x+2। सर ये दोनों तो स्टैंडर्ड फॉर्म बन गए। हाँ बिल्कुल बन गए, क्योंकि ये पहला वाला क्या बन गया सर, ये पहला वाला से तो डिनोमिनेटर हट ही गया है, ये तो डायरेक्ट ये बन गया। इसका तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, और सर इसका भी इंटीग्रेशन हमको पता ही है, इसका इंटीग्रेशन 1/x का log x होता है। तो फाइनल अब आंसर भर लिखना है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, x² का इंटीग्रेशन x³/3, फिर x का इंटीग्रेशन x²/2, फिर 4 का इंटीग्रेशन 4x, और इसका इंटीग्रेशन 1/x का होता है log mod x + c। खत्म, ये आंसर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये देखिए तो पहले डायरेक्ट ऐसा इंटीग्रेशन होगा बेटा, तो डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, पहले इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना होगा। तो ये हमने पहले प्रॉपर में कन्वर्ट किया, और जैसे ही किया जैसे आपको आंसर मिल गया। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं और एक दो इम्प्रॉपर की क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, आपको ध्यान में आएगा। कोई आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है तो पूछ लीजिए। सर 8 से क्यों किया इसमें प्लस माइनस? सर बेटा 8 इसलिए किया क्योंकि x³ था, और यहाँ पर इसके साथ x के साथ क्या बैठा है 2, तो यदि 2 का क्यूब करोगे तो 8 आता है, इसलिए 8 ऐड किया और 8 सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि हम इसमें लगाएंगे अब फॉर्मूला a³ + b³ का, है ना। तो इसलिए हमने 8 ऐड किया है और 8 सब्ट्रैक्ट किया। वो यहाँ से आइडिया लगेगा कि यहाँ पर x था, x का क्यूब लिखा है ऊपर, तो हमने यहाँ 2 का भी क्यूब करना है, और 2 का क्यूब होता है 8, तो 8 ऐड किया और 8 सब्ट्रैक्ट किया। और बोलिए कोई क्वेरी किसी की? और नो सर। चलिए, तो ये ख्याल आता है कि सर 8 का ध्यान आपको कैसे आया? तो 8 का ध्यान बेटा ऐसे ही आया, 2 का क्यूब करना है। हाँ बोले सर, अगर डायरेक्ट इंटीग्रेट किए तो? डायरेक्ट इंटीग्रेट होता ही नहीं है, डायरेक्ट कैसे इंटीग्रेट कर दोगे? डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ही नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहुंचाना है, ऐसा कोई फॉर्मूला आपने लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट इंटीग्रेट होता ही नहीं। अपन ने मेथड अभी क्या सीखी है, मेथड ये सीखी है कि स्टैंडर्ड फॉर्म यदि ये होता, मतलब यहाँ x³ नहीं होता, केवल 1/x+2 लिखा होता, तो हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा है कि 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, जो मैंने यहाँ पे किया वो स्टैंडर्ड होता था, तो अपन उसको डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन ऐसा मैंने कोई फॉर्मूला आपको लिखाया ही नहीं, तो ये डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं होगा, ठीक है। और ये इंटीग्रेट तब तक होगा ही नहीं जब तक ये प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा नहीं, ये इम्प्रॉपर है अभी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कभी भी इंटीग्रेट नहीं होता है। इम्प्रॉपर का मतलब न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा हो, या न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के बराबर हो, दोनों भी केसेस में इंटीग्रेशन जो है वो इम्प्रॉपर है। मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ जहां पर मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले रहा हूँ, और उसको भी इंटीग्रेट करके आपको बताता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है x² / x² + 5, जैसे ये मैंने क्वेश्चन ले लिया। अब यहां पर आप देख रहे हो x² / x² + 5, मान लो ये dx, इसको इंटीग्रेट करना। तो अब आप देख रहे हो कि ये फ्रैक्शन जो है सर ये भी इम्प्रॉपर है, क्योंकि न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के बराबर है ना। तो ये फ्रैक्शन भी अभी कौन सा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से कम होना चाहिए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है,
बराबर रहेगा, ज्यादा रहेगा तो इम्प्रॉपर रहेगा। तो अभी ये इम्प्रॉपर ही है। अब इसको मैं पहले प्रॉपर बनाऊंगा फिर इंटीग्रेट करूंगा। तो अब आपको बड़ा इजीली क्लियर हो रहा होगा कि करना क्या है। सर ये तो बड़ा Yes, समझ sir. में आ रहा है। 5 ऐड करेंगे और 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या कर सकते हैं इसमें इंटीग्रेशन में, 5 ऐड कर दीजिए और बैलेंस करने के लिए 5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सर समझ गया ये तो। और अब जब इसके साथ इसको लोगे तो बेटा क्या बचेगा 1, और इसके साथ इसको लोगे तो क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 5। 1 का इंटीग्रेशन तो x हो गया, 5 बाहर आ गया। सर इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बेटा मैं अभी आपको, स्टैंडर्ड आपने पढ़ा है लेकिन आपने फॉर्मूला मैं इसका बता देता हूँ। फॉर्मूला आपने अभी इसका नहीं लिखा है। आपने फॉर्मूला जो लिखा है वो मैं बताता हूँ किसका लिखा है। ठीक है, ये देखो आपने जो फॉर्मूला लिखा है वो इसका इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का लिखा है। इसका इंटीग्रेशन आपने लिखा है tan इनवर्स x प्लस सी, क्योंकि tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन ये होता है। अब यदि यहाँ पर क्या बन गया बेटा, यहाँ पर बन गया सर ये बन गया 5 बन गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। तो अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो सर इसको इंटीग्रेट करने का जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप इस क्वेश्चन को ऐसा कन्वर्ट कर सकते हो। हाँ सर कर सकते। कैसे? अपन क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन में से 5 कॉमन ले लेते हैं। तो इस जगह पर 1 बन जाएगा, 1 बनना चाहिए ना इस जगह पर। तो अपन इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन तो x लिख दिया, यहाँ पर ऊपर नीचे 5 से डिवाइड कर दिया। तो जैसे ही 5 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा x अपॉन रूट 5 का स्क्वायर प्लस 1। हाँ सर ये तो बन गया। अब ये कुछ ऐसा दिखने लगा। तो अब इसका इंटीग्रेशन बेटा क्या लिखेंगे? इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे सर tan इनवर्स x अपॉन रूट 5 और क्या कितने से डिवाइड करेंगे? जो x का कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करते हैं। तो डिवाइडेड बाय 1 बाय रूट 5 प्लस c। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा? सर फाइनल आंसर बन जाएगा x माइनस रूट 5 tan इनवर्स x बाय रूट 5 प्लस c। ये आंसर है, इतना है। तो ये फॉर्मूला तक अपन आ गए। बस अब दिक्कत ये थी कि यहाँ पर हमारे पास 1 नहीं था, हमको 1 बनाना था। तो मैंने क्या किया, ऊपर नीचे 5 से डिवाइड कर दिया, ये 1 बन गया। अब इसको इससे कंपेयर करोगे तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है? tan इनवर्स x होता है। बट यहाँ पर x की जगह पर x बाय रूट 5 था। तो आपने ये भी सीखा है जो x का कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करना होता है। जैसे sin 2x का इंटीग्रेशन आपको करना है तो sin का इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस होगा और 2x का जो कोएफिशिएंट आएगा 2। तो जब आप डिफरेंशिएशन करते थे तो मल्टीप्लाई करते थे 2 से, और जब आप इंटीग्रेट करोगे तो 2 से आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स अप्रोच हैं और इसलिए हम यहाँ पर ये आंसर करते हैं। तो नोट कर लीजिए, कोई डाउट होगा इसमें तो पूछ लीजिए। ये 2 क्वेश्चन मैंने इम्प्रॉपर आपको बताए हैं। यहाँ पर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा था, यहाँ पर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के बराबर था। जब आपने इनको एडजस्ट किया, इसमें हमने 8 ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया, इसमें हमने 5 ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया। डिपेंड करेगा क्या ऐड क्या सब्ट्रैक्ट करना है, डिपेंडिंग अपॉन दी बेस। बेस पे डिपेंड करता है क्या ऐड करेंगे क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे। नोट कर लीजिए। कोई क्वेरी है आपकी तो पूछ लीजिए। सर जैसे कभी कोई एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन दिया होता है तो अपन को कोई वैल्यू या फिर एक्सप्रेशन मिलती है, तो जो सॉल्यूशन मिलता है अपन को वो उस एक्सप्रेशन के बारे में क्या बताता है कि उसका क्या है? देखिए ये आगे चल के आप डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ेंगे, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 चीजें आती हैं, एक होता है डिफरेंशियल इक्वेशन और एक होता है उसका सोल्यूशन। तो जो डेरिवेटिव के टर्म्स में दिया हुआ है वो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। जब आप उसको इंटीग्रेट करके फाइनल आंसर निकालते हो तो वो उसका कहलाता है सोल्यूशन। तो एक्चुअली ये जो इंटीग्रेट आप कर रहे हो वो अंदर वाले फंक्शन का, यदि अंदर वाला फंक्शन dy dx के टर्म्स में दिया है तो उसके सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। बस इंटीग्रेशन का मतलब समेशन करना होता है। ठीक है, तो एक चीज आप ऐसा भी समझ सकते हो जैसे कि सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर, है ना। और 2 पाई आर को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो 2 पाई आर का इंटीग्रेशन आप देखोगे तो वो कितना आता है बेटा? पाई आर स्क्वायर आता है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ, तो वो इंटीग्रेशन जो है वो एरिया को डिनोट कर रहा है और जबकि 2 पाई आर केवल बाउंड्री को डिनोट करता है। तो हम वो देख रहे हैं
इंटीग्रेट करने का मतलब जीरो से लेके उस बाउंड्री तक हम फंक्शन को जब इंटीग्रेट करेंगे तो उसका मतलब है वो पूरे एरिया को डिनोट करने लगेगा। ठीक है रुषा? ओके सर। तो चलते हैं अगले पेज पर। आज मतलब ये सारे बहुत छोटे छोटे से केसेस हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं अपने आप में, और सब में हम केवल ये सीख रहे हैं कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म तक पहुंचना चाह रहे हैं। बस काट पीट के कुछ भी एडजस्टमेंट करके हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला तक पहुंचना है। जैसे हम यहाँ पर इस फॉर्मूला तक पहुंच गए थे, उसके बाद हमने इंटीग्रेशन किया, यहाँ पर भी हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला तक पहुंच गए थे, 1/x टाइप बन गया था, log x लिख सकते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश यह है कि सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म तक पहुंचे। ठीक है, आगे भी कुछ क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने रख रहा हूँ। सर अगर डिनोमिनेटर में पावर 1 रही तो उसको अपन लॉग लगा सकते हैं ना? डिनोमिनेटर मतलब x की पावर 1 रही तो हाँ ऐसा रहेगा तो log बनता है हमेशा। यदि इस पे स्क्वायर रहा, क्यूब रहा, तो फिर वो उससे एक कम पावर का फंक्शन बनेगा, है ना। 1/x स्क्वायर रहा तो 1/x। हाँ ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 3। आप ट्राई करिएगा, मैं लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन है 5 log x pc, यह क्वेश्चन। इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन ओवर 5 log x pc। तो देखिए आप ध्यान से समझेंगे, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपने फॉर्मूला कॉपी बनाया है उसमें लिखते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कभी भी ऐसा आता है तो इतना सा उसका सोल्यूशन है कि ये 5 और x को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। ऐसा लिखा होगा तो हमेशा 5 और x इंटरचेंज हो जाएंगे। मतलब आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हो x पावर log 5 बेस e, x पावर log 5 बेस e dx। और एक बार आप यदि ये जानते हो तब इस क्वेश्चन का आंसर अब तो आ ही गया, अब तो कुछ नहीं बचा है। ये x पावर कोई नंबर लिखा है और आपने अभी सीखा है सबसे पहला फॉर्मूला कल, x पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो x पावर n का इंटीग्रेशन होता है x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस, खत्म। ये इसका आंसर है, ये खत्म हो गया। अब एक जो क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है कि सर ये कैसे लिख दिया है, तो ये भी बहुत कोई बड़ा तीर नहीं मारा है। ये एक तो प्रॉपर्टी है, आप डायरेक्ट याद रखो उसको, ये प्रॉपर्टी है, आप इसको डायरेक्ट याद रखो। ठीक है, और यदि वेरीफाई ही करना है तो केवल इतना सा है, देखिए ये तो आंसर आ गया मेरा। क्या करना है, केवल x और 5 को इंटरचेंज करना है। अब मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि वो इंटरचेंज कैसे किया। तो इंटरचेंज ऐसे किया है कि ये जो 5 का पावर आपको log x बेस ई दिया था, इसको यदि हम बेस चेंज प्रॉपर्टी लगाते हैं तो बेस चेंज प्रॉपर्टी से मैं log x बेस ई को log x बेस 5 इंटू log 5 बेस ई लिख सकता हूं, है ना। ये बेस चेंज प्रॉपर्टी है, जो बेस चाहिए वो बेस बना लो। जैसे हमको यहाँ पर बेस ई दिया था तो मैंने इसको बेस 5 बना लिया, तो ये log x बेस 5 लिख लिया और फिर बाद में log 5 बेस ई लिख लिया। ये बेस चेंज प्रॉपर्टी लगाई है मैंने,
और एक बार बेटा आपने ऐसा कर लिया तो अब तो कुछ भी दम नहीं बची। अब ये था एक्चुअली 5 तो 5 है बेस में, इसको यदि सामने लिखूंगा तो लॉग की प्रॉपर्टी से ये जो सामने वाला, मतलब ऐसा लिख लो इसको, ये log 5 बेस ही सामने आ गया और ये क्या बचा है log x बेस 5। अब ये log की प्रॉपर्टी से ये जो पावर है ये पावर में चला जाता है, ये log का प्रॉपर्टी है, तो ये log x बेस 5 है और x के पावर में कितना आ गया, x के पावर में आ गया log 5 बेस। और आपने एक चीज और पढ़ी है कि जब ये बेस और ये बेस सेम होता है तो फिर ये पूरा एडजस्ट हो जाता है, केवल क्या बचता है, ये बचता है x पावर log 5 बेस। तो ये प्रॉपर्टी इससे आती है एक्चुअली। तो इसमें एक बात का और यूटिलाइजेशन हो गया, वो ये हो गया कि यदि a के ऊपर log x बेस a लिखा है तो इसका आंसर x के बराबर होगा। यदि ये दोनों बेस सेम है तो ये जो यहाँ पर जो कुछ भी लिखा है ये इसके बराबर है। तो यहाँ पर मैंने ये प्रॉपर्टी लगाई है, 5 एडजस्ट हो गया, केवल क्या बचा, x का पावर log 5 बेस। तो ऐसे एडजस्टमेंट होता है, ठीक है। अब इतना आप याद रखो, और नहीं रखना है तो इसको याद रखो कि जब भी ऐसा आएगा तो उठा के 5 और x को सीधा इंटरचेंज मार देना, और जैसे ही इंटरचेंज मारोगे तो ये सीधा x पावर n dx बन गया, उसका इंटीग्रेशन x पावर n + 1 अपॉन n + 1 + c होता है। ये आंसर है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये है एक और इम्पोर्टेंट टाइप, कहीं कहीं आपको आगे देखने को ये सब मिल सकता है। एक और इसी का भाई मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से। इवैल्यूएट, अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 2 raised to the power log x बेस 4 dx। अब आप देखो, अब देखो इसमें कोशिश क्या करनी है, इसमें लॉग के क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में ये ट्राई करा करो जो बेस का नंबर है वो बेस का नंबर यहाँ पर बनता है, ये दोनों सेम होना चाहिए ऐसे, क्योंकि ये यदि सेम हुए तो इनको एडजस्ट करके सीधा x लिख देता हूँ। तो हमारी पूरी कोशिश रहनी चाहिए कि ये दोनों बेस के नंबर सेम हो जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो इसमें हम एक प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं और वो प्रॉपर्टी ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लॉग का जो इन्वॉल्वमेंट आ जाता है तो बच्चे थोड़े से घबरा जाते हैं, बाकी घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो 4 है, ये 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। अब ये जो 2 का स्क्वायर, बेस में से यदि कोई नंबर बाहर आता है तो बेस में से नंबर यदि बाहर आएगा तो उसका रेसिप्रोकल होके बाहर आता है, बस इतनी सी बात। आपने जो लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी है, लॉग की प्रॉपर्टी में आपने ये पढ़ा है कि log m रेज़ टू दी पावर n रहा तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ये लिखते हो ना, पावर सामने आ जाता है, ये एक चीज हो गई। दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूं, यदि बेस में पावर n रहा, बेस में पावर है, तो फिर जब ये बाहर आएगा तो 1/n रेसिप्रोकल होके बाहर, मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। दो चीजें अलग अलग, यदि यहाँ पे पावर रहा तो सीधा बाहर आ जाता है, लेकिन बेस में से पावर जब बाहर आएगा तो उल्टा होके बाहर आएगा, ये प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान में रखना। तो जब यहाँ पर से 2 बाहर आया तो 1/2 होके बाहर आ गया। अब लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है, लॉग की प्रॉपर्टी से ये जो 1/2 का पावर है ये x पे चढ़ जाएगा, मतलब √x हो जाएगा। और अब ये देखिए ये दोनों बेस सेम है तो ये वाली प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो ये केवल क्या बचा, √x बचा। और √x का इंटीग्रेशन कितना होता है, x का पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, ये आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर है x पावर 3/2 प्लस c। अब नोट कर लीजिए, खत्म हो गए दोनों ये सर एक लॉग बार वाले फिर से क्वेश्चन। बता दीजिए ना लास्ट सेकंड स्टेप से। इसमें ये जो 1/2 है ये x के ऊपर आ गया, x पावर 1/2 बन गया, x पावर 1/2 को √x लिख सकते हैं, ठीक है। और बेस में केवल खाली क्या रह गया, 2 रह गया, ये वाला 2 तो ऐसे बना रहेगा, तो ये है वो 2। अब यहाँ पर लगी है ये वाली प्रॉपर्टी, x की जगह पर कितना लिखा है, √x, तो ये कितने के बराबर आएगा, √x के, तो ये पूरा √x के बराबर आएगा, √x का इंटीग्रेशन ये। यस सर समझ गया। इतना आपको ध्यान में रखना, यहाँ से बाहर आएगा तो सीधा बाहर आएगा, और यहाँ बेस में से जब कोई नंबर बाहर आएगा तो वो रेसिप्रोकल होके बाहर लिखा जाता है। ये प्रॉपर्टीज हैं, इनको आपने याद रखना। सर बोलिए।
सर राइट हैंड साइड में जो आपने बॉक्स में सेकंड स्टेप लिखी है उसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? उसमें प्रॉपर्टी वही लॉग की प्रॉपर्टी यूज हुई है, ये वाली प्रॉपर्टी यूज हुई है। ये जो सामने का नंबर है, यही तो है सेकंड स्टेप, ये वाला ना, हाँ यही पूछ रहे हो, यही बता रहा हूँ। यस ये जो n है, ये n इधर पावर में आ जाता है, तो यहाँ पर n की जगह पर क्या है, log 5 बेस ही, तो ये log 5 बेस ही सीधा पावर में आ गया है। ठीक है, समझा कि नहीं? यस सर। तुम्हारे यस में दम ही नहीं लग रहा। देखो, ये 5 की जगह 5 बैठा हुआ है, ये 5 था, ये 5 है। अब ये वाला जो log 5 है, ये n की जगह काम कर रहा है, तो n जो है वो किसके ऊपर चला जाता है, वो पावर। तो ये वाला जो है वो सीधा इसके पावर में आ जाएगा, किसके पावर में, इस जगह पर आ जाएगा, x की पावर में। ठीक है, तो ये 5 एज सच है, ये उठ के पावर में चला गया, तो क्या बचेगा अब यहाँ पर, log x बेस 5 बचेगा, और ये वाली चीज इसके पावर में आ गई, तो ये पावर में बैठ गया। अभी समझा? यस सर। चलिए ठीक। चलते हैं अगली बात पर। मेन ये है कि कहीं भी हम कोई भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं कि हमने बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया है। हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि हम सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफिकेशन के लिए जो भी नियम लग रहे हैं वो नियम, जैसे लॉग आ गया था तो हमारे लॉग के नियम चल रहे थे, लॉग के नियम लगा लगा के हमने उसको सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई देखो, यहाँ तक तो पूरा क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करते गया, यहाँ तक सिंप्लीफाई किया है। इंटीग्रेशन तो इसके बाद हुआ है, मतलब यहाँ से सारी जगहों से इंटीग्रेशन निकाल दो, तो इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पे कहीं कुछ नहीं, यहाँ तो पूरी मैंने मैथ्स लगाई है, इंटीग्रेशन तो मैंने केवल यहाँ पर किया है। तो पूरा सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म तक पहुंचाना है, और फिर उसके बाद इंटीग्रेट कर देना है। तो इसके पहले हमारे वो रैशनल फंक्शन चल रहे थे जिसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन रहा था, तो हम पहले उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए थे, फिर इंटीग्रेशन किए थे। यहाँ पर 2 क्वेश्चन मैंने लॉग के बताए, तो लॉग की प्रॉपर्टी से उनको पहले सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमने उनको इंटीग्रेट किया। बेसिक फंडा यही है, पहले सिंप्लीफाई देन इंटीग्रेट। ठीक है, अगली बात जो है इंटीग्रेशन में, देखो क्वेश्चन मैं लेता हूं। क्वेश्चन है इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ओवर √x+1 in bracket x² minus √x whole divided by x√x plus x plus √x। ये क्वेश्चन है, इसको इंटीग्रेट करना। ऐसा कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपने पढ़ा ही नहीं है, तो हमारी पहली प्रायोरिटी ये है कि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एल्जेब्रा लगा लगा के इसको सिंप्लीफाई करना, जितना हो सके ये सिंप्लीफाई। एक बार ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, कुछ कट पिट जाएगा, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी दिखने लगेगा, कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड फॉर्म तक पहुंचेगा ये सिंप्लीफाई होके। तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो जो भी कॉमन वॉमन आ सकता है वो कॉमन वॉमन लेते जाओ इसमें, तो आपको बहुत हद तक इसमें चीजें समझ में आने लगेंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम न्यूमरेटर में से क्या करें इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। मैं √x कॉमन ले लेता हूं ऊपर से। सॉल्यूशन अपन कर रहे हैं, सब ब्रैकेट ओपन नहीं कर सकते क्या? ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या फायदा होगा, x पावर 5/2 बन जाएगा, जबकि नीचे x पावर 3/2 दे रखा है, हाईएस्ट पावर 3/2 है, तो ओपन नहीं करना ब्रैकेट, क्योंकि उसमें फिर काम आपका तमाम हो जाएगा। तो मैं सेकंड ब्रैकेट में से √x बाहर लिया हूँ,
रूट एक्स बाहर लिया हूं तो अंदर बचेगा 3/2 का पावर। देखो जो नीचे पावर चाहिए था वो ऊपर आ गया -1, और नीचे है x रूट एक्स प्लस एक्स प्लस रूट एक्स। और अब अपन यहाँ पर आइडेंटिटी लगा देते हैं a³ माइनस b³ का। ये चूंकि आइडेंटिटी लिखी हुई है, ये देखो ये रूट एक्स प्लस 1 एज सच बैठा है बाहर, ये रूट एक्स भी एज सच बैठा है, और मैं यहाँ पर आइडेंटिटी लगा रहा हूँ a³ माइनस b³ का। ये जो है यहाँ पर देख लो, इसको अपन लिख सकते हैं रूट एक्स का क्यूब, है ना, रूट एक्स का क्यूब लिख सकते हैं उसको। और a³ माइनस b³ की आइडेंटिटी क्या होती है, एक ब्रैकेट में a माइनस b और फिर होता है a² प्लस ab प्लस b², ये आ जाएगा। देखो यही चीज नीचे लिखी है, हाँ तो गया। तो ये a³ माइनस b³ का आइडेंटिटी ये वाला लगाएंगे तो हम इस ब्रैकेट को इतना लिख सकते हैं, यहां से देखिए, जिसको लिख सकते हैं रूट एक्स माइनस 1, और ये आ गया x प्लस रूट एक्स प्लस एक्स। मेन है सिंप्लीफाई करना। एक बार आपको वो सिंप्लीफिकेशन समझ में आ गया, अब आप देखो ये वाला रूट एक्स इसमें मल्टीप्लाई कर देना, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज बनेगी, तो मतलब ये और ये सब कट जाता है, बचेगा अंदर इन दोनों का प्रोडक्ट जो कि आता है x माइनस 1, और इसका इंटीग्रेशन x² माइनस एक्स प्लस सी, खत्म। ये आंसर है, नोट कर लीजिए। तो सिंप्लीफाई किया, देखो कुछ भी नहीं किया इसमें, आंसर है x² माइनस एक्स प्लस सी। तो ये एडजस्टमेंट आप नहीं करने पड़ेंगे भाई, ये एग्जाम हॉल में आपको खुद से क्लिक होना पड़ेगा, और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ये क्लिक भी नहीं होगा। तो आपको कॉमन, हाँ बोलो। सर रूट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x रूट एक्स बचेगा प्लस x रूट एक्स आएगा ना, बट नीचे तो सिर्फ रूट एक्स ही है। हाँ यहाँ पे गलती किया है फॉर्मूला में, a³ माइनस b³ का आइडेंटिटी a माइनस b, फिर क्या होता है a² प्लस ab प्लस b, यहाँ पे 1 आएगा, b² 1 है ना यहाँ पे, तो ये एक जगह पर 1 आएगा, तो यहाँ करेक्शन कर लेना, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लो, अब आ जाएगा। प्रोडक्ट गलत लिखा था, क्योंकि a³ माइनस b³ होता है a माइनस b, a² प्लस ab प्लस b², b वहां पे 1 है, 1 का स्क्वायर 1 आएगा। तो नोट कर लीजिए, सर अभी कोई डाउट है? हाँ सर एक बार वो रूट एक्स होल क्यूब कैसे लिखे वो बताओ सर। उधर x⁴ 3/2 दिया है तो उससे कैसे तो लिखे। 3/2 का पावर क्या होता है? 3/2 के पावर को क्या लिख सकते हैं? x पावर 3/2 को क्या लिख सकते हैं? x पावर 1/2, ऐसा लिख सकते हो? समझ गया? हाँ सर। ये नोट कर लीजिए इसको। चलें आगे चलते हैं, देखो कुछ और बातों पर डिस्कशन करते हैं। एक और क्वेश्चन इसी के नीचे डाल देता हूँ, ये 1 प्लस 2x²। देखो आप करो इसको, ये आप पे बन जाएगा, आपके लायक क्वेश्चन है। तो कितना अपन ने सीख लिया है भाई? बेसिक हमारा क्या है? बेसिक सर हमारा ये है कि हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म तक कन्वर्ट करना है, सिंप्लीफाई करके। करिए इसका आंसर कितना आएगा, कैसे अप्रोच करेंगे?
आप टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन पैरेलली बनाएं, आपको बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि नहीं हम पे चीजें समझ रही हैं, हम चीजें कर पा रहे हैं, ठीक है। ऋषभ बोले आंसर किए हैं, tan इनवर्स माइनस, किस किसने कहते हैं आंसर किए, प्लस भी लिखा है माइनस भी लिखा है, एक कोई साइन लिखना भाई ऋषभ। नहीं सर, मतलब वो नेक्स्ट टर्म है, -1/x है उसके अच्छा बाद। हाँ ठीक है, तो डायरेक्ट प्लस माइनस माइनस करके ले देते हैं, ठीक है, करेक्ट है आंसर। Sir, please tell someone to share a screenshot of today's as I was busy in urgent work at my home. You shall कुछ अर्जेंट वर्क में बिजी हैं भाई, इनके लिए स्क्रीनशॉट कोई शेयर कर देना। पढ़ाई से ज्यादा अर्जेंट वर्क पता नहीं क्या आ गया। तो करेक्ट है, मानसी करेक्ट है, ऋषभ करेक्ट है, तो बच्चों का आंसर है आया। चलिए ठीक है, थोड़ी तो मेहनत हमारी सफल हुई। बाकी देखो यहाँ पर भाई आप लोग भी करेंगे तो कोई बहुत बड़ा चीज, देखिए सिंपल इतना सा था इस क्वेश्चन में। हम ये सीख रहे हैं इंटीग्रेशन में कि हमको स्टैंडर्ड फॉर्म तक पहुंचाना है कैसे भी करके, कोई भी एडजस्टमेंट करना पड़े वो एडजस्टमेंट आपको, ये जो 1+2x² लिखा है इसको हम 1+x² लिख सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। अब क्या करो, अब सेपरेट कर लो, एक बार इसके साथ ये पूरा ले लेना, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो ये बोल रहा हूँ कि एक बार 1+x² के साथ आप, और एक बार x² के साथ आप, अब आप इसको सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पे 1+x² कट जाता है और यहाँ पर x² कट जाता है। अब इसका इंटीग्रेशन -1/x, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है tan इनवर्स x प्लस c, ये आंसर है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज tan इनवर्स x -1/x प्लस c। कहीं नहीं है, बस सिंप्लीफाई करना है आपने, सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म तक पहुंचाना है। एक बार ही स्टैंडर्ड फॉर्म मिला तो आराम से इंटीग्रेट हो जाता है। टेक दी स्क्रीनशॉट, कोई डाउट है पूछ लीजिए। तो हर्ष मेश्राम इन्होंने भी आंसर किया था, उनका आंसर भी कुछ हद तक सही है, +1/x की जगह -1/x आता है, बाकी करेक्ट। चलते हैं पेज नंबर 5। तो देखिए अगला क्वेश्चन ये है, करो अब, ये तो सभी से एक्सपेक्टेड है कि सभी बच्चे बना लेंगे। क्वेश्चन है x⁻6 - 1 अपॉन x² + 1 dx। x⁻6 - 1 अपॉन x² + 1, ये आप सभी से एक्सपेक्टेड है कि सारे बच्चे बना लेंगे, ठीक है। ट्राई करिए, जोरदार ट्राई करिए, आएगा जरूर आएगा। सारे क्वेश्चन में हमारी कोशिश हर बार यही कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो, फिर हम इसका आंसर करें।
सर वहाँ डिनोमिनेटर में प्लस ही है ना? हाँ, डिनोमिनेटर में प्लस है, न्यूमरेटर में माइनस है। चलिए एक हिंट आपको देते हैं। नमन बोल रहा है कि बहुत लंबा आंसर आ रहा है। नहीं, इतना लंबा भी नहीं आ रहा नमन, कुछ करते हैं। सर 2 मिनट। सर चैट बॉक्स काम नहीं कर रहा, ओरली बताएगा? बताओ, ओरली बताओ, बताओ, शुरू करो बताना। अश्लेषा हेडाऊ, अश्लेषा हेडाऊ, इनका आंसर करेक्ट है। वेरी गुड। हो करेक्ट है, वेरी गुड बेटा। और हर्ष मेश्राम, इनका भी आंसर करेक्ट है, वेरी गुड। कुणाल, कुणाल चेक करें अपना आंसर, कुणाल गलत हो गया। सर अश- x to the power 5/5 minus x to the power 3/3 plus x minus 2 tan inverse x plus c। ठीक है, करेक्ट है, तो मैंने वेरी भी गुड। सेव किया हूँ। नहीं नहीं, तुम्हारा आंसर अलग बेटा, तुमने लिखा है x⁵5/5। हाँ, तो रॉन्ग है बेटा वो आंसर। करेक्ट है नमन, आंसर करेक्ट है। चलिए, मेहनत सफल हो गई इस क्वेश्चन में भी। बच्चों ने सही सही आंसर पटक दिए इस क्वेश्चन के भी, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। जीविता करेक्ट है, नमन करेक्ट है, कुणाल भर चेक करें, बाकी सबने करेक्ट किए हैं। मानसी चेक करें, बाकी टर्म कहाँ गए तुम्हारे मानसी? ये दो दो टर्म लिखे हैं, ये सही आ रहे हैं, बट लेकिन बाकी भी टर्म आते हैं इसमें, कुछ ज्यादा कट गए। देखिए सोल्यूशन, पहला हिंट ये है कि नीचे जो साइन है वो ऊपर बना ली मैंने। तो जो -1 लिखा था उसको हमने +1 -2 लिख लिया। हाउस और समझ गया क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि अब यहाँ पर a³ + b³ का आइडेंटिटी लग जाएगा। क्योंकि x⁻6 को आप क्या लिख सकते हो बेटा? x⁻6 को हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लगाएंगे a³ + b³ का आइडेंटिटी, और ये -2 और नीचे x² + 1 dx। अब सेपरेट कर दीजिए। तो यहाँ a³ + b³ के आइडेंटिटी से एक ब्रैकेट में a + b है ना, a³ + b³ a + b, फिर होता है a² + ab, सॉरी -ab + b², और डिवाइडेड बाय x² + 1। और यहाँ पर अब इंटीग्रेट कर दोगे तो ये कट गया। इसका इंटीग्रेशन x⁻5/5, x⁻3/3 प्लस x, और ये 2 tan इनवर्स x + 3। तो बस ये क्लिक होना चाहिए कि क्या एडजस्टमेंट करें, ये आंसर है। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो इसमें नीचे साइन प्लस था इसलिए हमने ऊपर प्लस कर लिया, तो मैंने +1 और -6। अब 2 3 जा 6 होता है, इसलिए हमने x⁻6 को x² का क्यूब लिखा, ताकि हम a³ + b³ का आइडेंटिटी लगा दें। तो बेसिकली क्या है कि हमको ये x² + 1 को उड़ा देना है ऊपर वाले पावर से। जैसे ही ये किया तो वी गेट दी आंसर। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।
सही है ना? अच्छा, ये यहाँ पर ही है। तो यदि आपको ये समझ में नहीं आता क्या ऐड क्या सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये जो डिवीजन है, क्योंकि आपको बताया था ये फ्रैक्शन जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा है। तो जब भी न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा रहेगा तो फ्रैक्शन प्रॉपर होगा, और सॉरी इम्प्रॉपर होगा। तो इम्प्रॉपर को पहले प्रॉपर बनाएंगे, प्रॉपर बनाने के लिए डिवाइड करेंगे। तो अपन ने ये डिवीजन रूल से भी किया है, बिल्कुल सेम चीज आती है। यदि ऐसा एडजस्टमेंट नहीं जमता है तो आप इसको डिवाइड करके भी कर सकते हो। मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स पावर 6 माइनस 1 को डिवाइड किया, इतने टाइम डिवाइड हुआ, रिमाइंडर -2 छूट गया है, इसलिए हमने इस पूरे एक्सप्रेशन को इतना लिखा है। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही चीज आ जाएगी, आप करके देख लीजिए। ठीक है। सो कोई अब आपको इसमें डाउट है तो पूछिए। तो ये एक्सप्रेशन बना था, इसको ये लिख सकते थे। अब आप देखो कि ये पूरा फ्रैक्शन, पहले ये इम्प्रॉपर था, इसका इंटीग्रेशन करना था, तो हमने इम्प्रॉपर को प्रॉपर बना लिया। अब अपन इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन -2 tan इनवर्स x लिखा है, इसका x पावर 5/5, x पावर 3/3, 1 का x प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये दो मेथड से कर सकते हो, एडजस्टमेंट से जा सकते हैं, एडजस्टमेंट नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट है अभी भी तो पूछ लीजिए आप। दो तरीके से मैंने सॉल्व किया है। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, कोई भी डाउट अभी भी हो इसमें तो पूछ लीजिए। चलिए, नहीं है, वेरी गुड, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं अपन आगे, है ना। तो नेक्स्ट है अपना पेज नंबर 6। हमने मेथड में अभी इंटीग्रेशन में कोई मेथड नहीं सीखी है। कल की क्लास में हमने इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फॉर्मूले सीखे हैं, और आज की क्लास में हमने ये सीखा है कि हमने जो भी क्वेश्चन दिया है उसको पहले सिंप्लीफाई करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म तक बनाना है, और एक बार ये स्टैंडर्ड फॉर्म दिख गया तो इंटीग्रेट कर देना है। इतना ही सीखा है अभी तक। मेथड्स पे भी मैं आऊंगा। मेथड में आपको पढ़ना है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ये कुछ मेथड्स हैं। तो मैं आगे चल के क्वेश्चंस को कैटेगराइज करूंगा कि किस पर्टिकुलर कैटेगरी में कौन सी मेथड लगनी है। लेकिन अभी हम विदाउट कोई मेथड केवल ये सीख रहे हैं इंटीग्रेशन में कि सिंप्लीफाई हो जाए फंक्शन, कट पिट जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म तक पहुंच जाए, फिर हम उसको इंटीग्रेट कर लें।
ठीक है, ये चीज हम सीख रहे हैं और उसी में सीक्वेंस में पेज नंबर 6 पर अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ठीक है, दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये, जैसे साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, ऐसा है। इवैल्यूएट dx अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस। मान लो वी हैव टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन, साइन इंटू कॉस लिखा हुआ है और कोई भी हमारे पास स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है। हाँ, यदि केवल साइन लिखा होता 1 अपॉन साइन तो ये कोसेक बन जाता, या केवल कॉस लिखा होता तो ये सेक बन जाता, तो हम उसका इंटीग्रेशन कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर साइन और कॉस दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गए हैं। ठीक है, और एंगल डिफरेंट डिफरेंट, एंगल सेम होता तो भी हमारा काम आसान हो गया था। जैसे मैं यदि यहाँ पर साइन एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस ए देता तब तो हमारा काम आसान था। क्यों? क्योंकि हम जैसे एक्स माइनस ए सपोज थीटा लिखा है, तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा को यदि इंटीग्रेट करना है तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा साइन 2 थीटा, तो वो बन जाएगा 2 अपॉन साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा को ऊपर ले जाएंगे कोसेक 2 थीटा, इसका इंटीग्रेशन अपन लिख सकते हैं डायरेक्ट। लेकिन ये एंगल डिफरेंट है, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी। तो आप ध्यान से समझिएगा ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे। यदि यहाँ पर साइन और कॉस दिया है, मतलब डिफरेंट दिया है, साइन के साथ देखिए 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। साइन के साथ साइन आ सकता है, साइन के साथ कॉस आ सकता है, कॉस के साथ साइन आ सकता है, कॉस के साथ कॉस आ सकता है। 4 ही पॉसिबिलिटीज हैं। मैं अब आपको इस बात पे बात कर रहा हूँ कि जब सेम नहीं आए मतलब साइन साइन नहीं आए, कॉस कॉस नहीं आए, क्या आए, या तो साइन कॉस या तो कॉस साइन। जब भी साइन कॉस या कॉस साइन आएगा तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे, आप ये इसका मेथड है कॉस ए माइनस बी से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, बस ये स्टेप है। और इसके बाद इस क्वेश्चन की आधी दम निकल जाती है। ऐसा करना, कॉस से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, साइन से क्यों नहीं किया, उसका रीजन बता रहा हूं अभी। तो हम कॉस ए माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें। अब ये कॉस ए माइनस बी को बाहर ऐसा तक बैठा रहने दीजिए, और ये जो कॉस ए माइनस बी लिखा है, इस कॉस ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर एज सच है। बस ये थी इस क्वेश्चन की हिंट। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, अब कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दें। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये था रीजन कॉस लेने का। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन। और नीचे डिवाइडेड बाई है साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म, देखो अब क्या बन गया। जब आप इसके साथ इसको लोगे तो कॉस एक्स माइनस बी कट जाएगा, और ये कॉट बटा कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा, कॉट, तो ये आएगा कॉट एक्स माइनस ए प्लस, जब आप इसके साथ इसको लोगे तो साइन एक्स माइनस ए उड़ जाएगा, क्या आ जाएगा, टेन एक्स माइनस बी। अब देखिए ये आ गए स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इन दोनों का इंटीग्रेशन आप लिख सकते हो। तो अब एक चीज ये है कि हमने आपको कल इंटीग्रेशन जब लिखाया था तो साइन का लिखाया था, कॉस का लिखाया था, टेन का, सेक का, कॉट का, कोसेक का आपने इंटीग्रेशन नहीं लिखा है क्योंकि वो स्टैंडर्ड नहीं है। आपको बताया था कि आगे हम मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हमने चूंकि इसके इंटीग्रेशन अभी पढ़े नहीं है, लेकिन हाँ ये अब इंटीग्रेशन के छोटे छोटे से फॉर्मूले में मैं वो बता देता हूँ,
आप लिख लीजिए इनके इंटीग्रेशन, ठीक है। बाद में कैसे आए वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो cot x का जो इंटीग्रेशन होता है, cot x का इंटीग्रेशन होता है log mod sin x। जब भी log आएगा तो mod जरूर लिख दिया करो। और tan x का इंटीग्रेशन होता है माइनस log cos x। ये क्योंकि आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो tan आ जाएगा, आप इसको डिफरेंशिएट करना तो cot आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसके इंटीग्रेशन है, ये हम मान के चल रहे हैं कि हमको पता है, तो अपन इसका आंसर लिख सकते हैं। तो क्या आ गया बेटा इसका आंसर? ये आ गया 1 cos a माइनस बी। और cot का इंटीग्रेशन कितना लिखा है आपने? cot का इंटीग्रेशन लिखा है log mod sin x। और tan का इंटीग्रेशन आपने लिखा है log mod cos x प्लस सी। और फाइनल आंसर आप देखेंगे तो इट इज 1 cos a माइनस बी log mod sin x अपॉन सॉरी क्या लिखा है मैंने, कितना है ये? x माइनस ए है ना, यहाँ पर x माइनस ए लिखना है, x नहीं है। ये तो इसका इंटीग्रेशन होता है, इसका इंटीग्रेशन log mod sin x माइनस ए, और इसका इंटीग्रेशन माइनस log mod cos x माइनस, cos x नहीं है, cos x माइनस बी है, बस ये याद रखिए। ये मॉड कंप्लीट ब्रैकेट कंप्लीट प्लस सी। तो जब आप इसको लिखोगे आंसर तो ये log sin x माइनस ए अपॉन cos x माइनस, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये ऐसे अप्रोच होगा। तो कब कब ऐसे होगा? जब यहाँ दोनों सेम सॉरी डिफरेंट रहेंगे। साइन कॉस रहे तो भी ऐसे ही करना है, कॉस साइन रहे तो भी ऐसे ही करना है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, कॉस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कॉस ए माइनस बी को कितना लिखेंगे? ये जो नीचे दो लिखे हैं उसके टर्म्स में लिखना है, ताकि जब आप फॉर्मूला लगाएं तो एक एक कट जाए, सीधे स्टैंडर्ड फॉर्म बनेंगे एंड वी गेट द आंसर। अब आपको इसमें कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए। सर अगर जैसे अगर ऐसा फॉर्म रहा कि 1 अपॉन जैसे साइन 3x प्लस 4 प्लस 6 ऐसा कुछ भी रहा तो उसको किस तरह अप्रोच करेंगे? कोई साइन 3x प्लस 4 मतलब साइन 3x प्लस 4 प्लस 6 मतलब समझा नहीं। मतलब जैसे फ्रैक्शन रहा कि 1 अपॉन साइन 3x प्लस 4, फिर उसके बाद साइन छूट गया, फिर प्लस 6 या कोई भी कांस्टेंट रहा प्लस में। वो तो उसका तो आपको मैं फॉर्मूला बताऊंगा, इस तरीके के फॉर्मेट हैं, ये आगे चल के आपके सामने आएंगे। मैं dx अपॉन a प्लस बी साइन x ऐसा रहा, या dx अपॉन a प्लस बी कॉस x ऐसा रहा, या dx अपॉन a प्लस बी साइन x प्लस c कॉस x ऐसा रहा। इस तरीके के सारे पैटर्न अभी आगे आपके आएंगे, वो मैं सिखाऊंगा। ठीक है, यही पूछ रहे हो ना? हाँ सर, तो सर ये क्वेश्चन में ऊपर नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई किए रहते तो ये अपना जो इवेल्युएट वाला है इसमें नहीं, जो अभी आपने क्वेश्चन जो दिया था सॉल्व करने को, हाँ, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किए रहते तब 2 sin a cos b का फॉर्मूला जब लगाओगे तो 2 sin a cos b का फॉर्मूला sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी होता है। तो नीचे दो साइन का सम बन जाएगा, और नीचे साइन का सम बना के आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ये चीज ऊपर बनती तो इंटीग्रेट होती, नीचे तो प्रोडक्ट ही चाहिए। नीचे यदि आप दो के सम में या भाई प्रोडक्ट का प्रोडक्ट में ही रहने देना, नीचे डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट को यदि सम में कन्वर्ट कर दोगे तो ये और ज्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तब वो इस फॉर्मेट में आ जाएगा। अब इस फॉर्मेट में जब मैं आपको सिखाऊंगा तब मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पर हाफ एंगल फॉर्मूले डाले जाते हैं। साइन एक्स का और कॉस एक्स का अपन हाफ एंगल फॉर्मूला डालेंगे, तो ये 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ऊपर जाके sec स्क्वायर बनेगा, और फिर tan x by 2 को t लेंगे तो sec स्क्वायर ds dt बनेगा, तो वो और ज्यादा लेंदी प्रोसीजर है उसका। ठीक है, तो प्रोडक्ट में दिया तो आपको इजी करके दे रखा है, प्रोडक्ट को सम में और डिफरेंस में कन्वर्ट नहीं करना, वो लेंदी हो जाएगा। तब ऐसे फॉर्मेट बहुत लेंदी होते हैं, वो आगे आपको सिखाऊंगा मैं, वो भी आने के। ठीक है बेटा? ओके सर। तो हाँ, एक चीज आप और सीखें जाते जाते, एक चीज समझिए भाई, यहाँ पर मैंने साइन कॉस दिया था और आपको बोला है कि जब कॉस साइन होगा तब भी हम यही करेंगे, कॉस साइन में भी यही करना है।
लेकिन जब सेम रहेगा, साइन साइन रहे या कॉस कॉस रहे, तो तब आपका मेथड क्या होगा, तब उस केस में हम इसको साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे। बस इतना याद रखना, क्योंकि जब साइन बनाओगे यहाँ पर तो साइन में क्या होता है फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी, ठीक है। तो जब सेम रहेगा तो ऊपर डिफरेंट बनना चाहिए, जब नीचे डिफरेंट रहेगा तो ऊपर सेम बनना चाहिए, ये फर्क है बस। नीचे डिफरेंट था, साइन कॉस था, इसलिए हमने ऊपर क्या बनाया, कॉस बनाया, क्योंकि कॉस के फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, सेम सेम आते हैं। तो ऊपर जब कॉस बनाएंगे तो सेम सेम आएगा, और नीचे जब डिफरेंट रहेगा तो एक एक कटेगा और टेन या कॉट बन जाएगा। तो ये चीज आपने याद रखनी है इसमें कि नीचे सेम आता है तो हमने ऊपर साइन बनाना है, सेम साइन, डिफरेंट कॉस, डिफरेंट है तो कॉस बनाएंगे, सेम है तो साइन बनाएंगे। इतना याद रखना बस, कभी कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। इसको नोट कर लीजिए, आप चाहो तो यहाँ पर कॉस कॉस लेके प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चन की, ठीक है। नोट कर लीजिए, कल अपन कॉस कॉस वाला भी प्रैक्टिस करा देंगे आपको। और भी 2-4 पैटर्न है, इसलिए मैं एक साथ खत्म नहीं कर रहा हूँ, तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसको रिवाइज कर लीजिए। अभी तक हमने इंटीग्रेशन में अंदर कूदे ही नहीं है, अभी तक तो हम ऊपर ऊपर ही तैर रहे हैं, और हम ये बात कर रहे हैं कि हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म तक पहुंचेंगे, फॉर्मूला लगा के आंसर लिख देंगे। बस हर जगह मैंने यही किया, यहाँ भी मैंने पहले सिंप्लीफाई किया, ट्रिग्नोमेट्री फिग्नोमेट्री लगाइए लगाइए लगाइए, यहाँ पर जाके मैं स्टैंडर्ड फॉर्म पे पहुंचाऊं, उसके बाद मैंने इंटीग्रेशन किया। इसके पहले तक तो इंटीग्रेशन किया ही नहीं है, सिंप्लीफाई किया है। तो ये चीजें आपने बस सीखनी है कि सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड तक पहुंचना है, फिर इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए, बाकी करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, बाय एवरीवन।